अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू जमात दहम की नई बुक का सबक नंबर 7 मेरा गांव। सबक के मुकम्मल नोट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लग रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सबक नंबर 7 के मुसन्निफ का तारुफ। मुसन्निफ है गुलामुल सकलैन नकवी। उन्होंने बैक वक्त, अफसाना, सफरनामा, मज़ामीन और नावल की सिंफ में तबाज़माई की, लेकिन आप अफसाना नगारी की वजह से ज्यादा मशहूर हुए। आप हल्का अरबाबे ज़ौक़ से वाबस्तगी रखते थे। आपने अपनी तहरीरों में दही जिंदगी की तस्वीर कशी की। मुसन्निफ ने अपनी तहरीरों में देहात को मरकज बनाकर इसके जरिए पाकिस्तानी मुआशरे की अक्कासी की कोशिश की और गुर्बत और गरीबों का इस्तेहसाल और खासकर इनकी बिगड़ती हुई जिंदगी को उजागर किया है। आपको नावल मेरा गांव से शोहरत और अरूज हासिल हुआ। इनकी तसानीफ देख लेते हैं। बंद गली, शफकत के साये, सरगोशी, नुक्ते से नुक्ते तक, एक तरफा तमाशा है, बिखरी राहें, मेरा गांव, चांदपुर की नैना, शेर जमान, चल बाबा अगले शहर वगैरह। सबक नंबर 7 के खास अल्फाज और उनके मायनी। एच पेच, घुमा फिरा कर कहना, फरेब की बात। पर्वतों पहाड़ों, पगडंडी, खेतों के बीच तंग रास्ता। जी ललचाना, ख्वाहिश पैदा होना। खरास, आटा पीसने की चक्की। कोल्हू, राहट। सफेद पोश, सफेद कपड़ा पहनने वाला। संभलाहट, सांवला रंग। फुटकारे, छलांगे लगाना। सबक नंबर 7 पढ़ने से पहले पूछें, नावल किस किस्म की कहानी को कहते हैं। पहला सवाल है, नावल ऐसी तवील कहानी को कहते हैं जिसमें इंसानी जिंदगी के मामूली वाकयात और रोजमर्रा के मामलात को इस अंदाज में बयान किया जाए कि पढ़ने वाले को दिलचस्पी पैदा हो। इसमें प्लाट, किरदार नगारी, मंजर नगारी और मुकालमे जैसे अनासर शामिल होते हैं और हकीकत नगारी और सदाकत बयानी इसका खासा होता है। दूसरा सवाल है, नावल किस ज़बान और अदब के ज़ेरे असर उर्दू में आया। नावल मगरबी असर के साथ उर्दू में आया। नावल से पहले उर्दू में दास्तान और किस्से कहानियां मौजूद थे। डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी को उर्दू के पहले नावल नगार के तौर पर याद किया जाता है। इनका नावल मरातुल अरूस जो 1869 में शाया हुआ, उर्दू नावल का पहला नमूना समझा जाता है। सबक नंबर 7 मेरा गांव का मरकजी ख्याल। नावल मेरा गांव गुलामुल सकलैन नकवी की तहरीर है। ये नावल पंजाब के एक छोटे से गांव की अक्कासी करता है। मुसन्निफ ने देहात को मरकज बनाकर इसके जरिए पाकिस्तानी मुआशरे की अक्कासी की कोशिश की है। नावल में गुर्बत और गरीबों का इस्तेहसाल, खास कर इनकी बिगड़ती हुई जिंदगी को उजागर किया गया है। इस नावल में मुसन्निफ ने अपनी ये माजी की यादों को बड़े दिलनशी अंदाज में पेश करते हुए देही जिंदगी के जज्बात, सादगी, फितरत के हुस्न, मासूमियत, गांव के रस्म रिवाज को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। सबक नंबर 7 का खुलासा। नावल मेरा गांव में मुसन्निफ ने देहाती जिंदगी के फितरी हुस्न और गांव के रस्म रिवाज और सादगी को बयान किया है। नावल मेरा गांव का मरकजी किरदार मुंशी अब्दुर्रहमान यानी माना की ज़बानी बयान किया गया है। मुंशी अब्दुर्रहमान माजी की यादों में खोकर अपने स्कूल के वक्त को याद करता हुआ अपने गाँव में एक आटे की चक्की के लगने का मंजर बयान करता है। पाकिस्तान बनने से पहले मुंशी अब्दुर्रहमान के गाँव में के भी आएगा स्कूल नहीं था। गांव के चौधरी ने साथ वाले गांव के स्कूल में अपने बेटे का दाखिला करवाया तो मुंशी यानी माने के बाप पर दबाव डाला कि इसको भी अपने बेटे के साथ स्कूल में दाखिल करवा दिया। शुरू में तो दोनों इकट्ठे ही स्कूल जाते, लेकिन फिर जब गांव के और बच्चे भी दाखिल हो गए तो चौधरी का बेटा सिली इनके साथ जाने लग गया, क्योंकि इसे खेलने कूदने का बहुत शौक था। माना स्कूल से वापसी पर स्कूल का काम खत्म करके फिर अपने बाप के साथ भी हाथ बटाता। जब वो चौथी जमात में था तो एक दिन इसके गांव में आटा पीसने की चक्की लगी, जिसको देखने के लिए पूरा गांव मेले की तरह जमा हो गया था। ये चक्की गांव के चौधरी ने लगवाई थी। इससे पहले गांव वाले बाबा नथू से आटा पिसवाते थे, जो कि बैल के झुकने से चलती थी। ये चक्की लगने से बाबा नथू की रोजी रोटी खत्म होती नजर आई, इसलिए वो इस चक्की को शैतान का चरखा कहकर पुकारता है, क्योंकि इसे लगता है कि अगर इस चक्की को कोई जानवर जोत कर नहीं चलाया जा रहा और इसके चलने से गांव से बरकत उठ जाएगी। गांव की औरतें अपने अपने दाने चक्की पर लेकर आती हैं तो मिस्त्री जो चक्की से बहुत बारीक आटा निकालता है, जिसको देखकर चौधरी, इसकी बीवी और बाकी गांव की औरतें बहुत खुश होती हैं।
सबक नंबर 7 अल्फाज मायने। मोड़, रास्ते में वो जगह जहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ रास्ता मुड़े। राही, मुसाफिर, राहगीर, नामुराद, जिसकी मुराद पूरी ना हो। बागीचे, बाग, फड़फड़ाहट, फड़फड़ाने का अमल, बेचैनी, हिचकिचाना, झिझकना, पसोपेश सोचना। एच पेच, घुमा फिरा कर कहना, फेब की बात। ठटकना, हैरत या खौफ से चलते चलते रुक जाना। मायूस, जिसकी उम्मीद खत्म हो जाए, ना उम्मीद। बंजर, नाकाबिले कार ज़मीन। चहचहाती, परिंदों की आवाजें, खुशी में आकर बोलना। कान खड़े करना, चौकन्ना होना, होशियार होना। लग थलग, अलग बगैर किसी सहारे के। पर्वतों, पहाड़ों। पगडंडी, खेतों के बीच तंग रास्ता। खरास, आटा पीसने की चक्की। कोल्हू, राहट। समलाहट, सांवला रंग। भंगड़ा, एक किस्म का पंजाबी रक्स। भीड़, रश, हजूम। खुदा जामिन, अल्लाह हिफाजत करने वाला। पायदारी, मजबूती। कलोल, उछल कूद। झील जाना, ख्वाहिश पैदा होना। सफेद पोश, सफेद कपड़े पहनने वाला। कुटकारे, छलांगे लगाना। ठठ खटठ, बड़ी भीड़। नाक सुकेड़ना, नाक चढ़ाना, बेजारी जाहिर करना। हंगामा, शोर, भांत भांत, मुख्तलिफ किस्म के, तरह तरह के। शरीरा, बदन, जिसका बदन पतला और लंबा हो। सबक नंबर 7 के मशकी सवालात। सवाल नंबर 2 है, ऐसे सवाल जो कि खुद करने वाले होते हैं वो मैं शामिल नहीं करती। ठीक है। किसी इबारत में मौजूद अल्फाज को जेर, जबर, पेश और शद की हरकत का मुनासबत से पढ़ने को दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ना कहते हैं। इस तरह इबारत में मौजूद मुख्तलिफ अल्फाज को मौके या तासुर की मुनासबत से ज्यादा जोर दिया जाता है, कुछ अल्फाज पर कम, जबकि बाकियों को रवानी से पढ़ दिया जाता है। जज्बात, एहसासात, तासुरात का भी ख्याल रखा जाता है ताकि पढ़ी जाने वाली इबारत रूखी भी किसी महसूस न हो बल्कि सुनने वालों को एक तासुर कायम कर सके। बार को दुरुस्त लफ्ज़, लबो लहजे, उतार चढ़ाव, जरूरत के मुताबिक तासुर के साथ पढ़ें और दिए गए सवाल के जवाब दें। ये इबारत है, इसको आप रीडिंग कर लें, क्लास में करने का काम है ये। अब इसके सवाल के जवाब देते हैं। पहला है, बाबा ने आटा पीसने की मशीन को शैतान का चरखा क्यों कहा है? बाबा ने आटा पीसने की मशीन को शैतान का चरखा इसलिए कहा क्योंकि वो मशीन के चलने का कोई गैर मामूली और खौफनाक बात समझ रहे थे। इनके ख्याल में चूंकि मशीन को चलाने के लिए न बैल जोते जाते हैं न गधे या घोड़े, तो यकीनन इसे कोई शैतानी कुव्वत चलाती है। दूसरा है, बाबा के मुताबिक गांव से बरकर उठने का सबब क्या हो सकता है? बाबा के मुताबिक गांव से बरकर उठने का सबब ये नई मशीन है क्योंकि वो इसे गैर फितरी समझते हैं। इनके नजदीक रवायती तरीकों की जगह मशीन का आ जाना गांव के सुकून और खैर बरकत को खत्म कर देगा। तीसरा है, ये इबारत किन दो किरदारों के दरमियान है? ये इबारत बाबा नथु और एक छोटे लड़के महाने के दरमियान है जो आपस में चक्की के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। अगला सवाल, बाबा के मुताबिक चक्की के पार्टों को कौन चलाता है और ये बात कहाँ तक दुरुस्त थी? बाबा के मुताबिक चक्की के पार्टों को शैतान चलाता है क्योंकि मशीन के चलने के अमल को समझ नहीं पाते थे। हकीकत में चक्की को एक मिस्त्री इंसान चलाता था, जिससे जैसा कि लड़के ने वजाहत की, बाबा की बात दुरुस्त नहीं थी बल्कि वो जदीद टेक्नोलॉजी से नावाकिफियत की वजह से ऐसा कह रहे थे। अगला सवाल, दजैल में एक अफसानवी और एक गैर अफसानवी इंतखाब किया जा रहा है। आप इन दोनों को पढ़ें और इनमें मौजूद मालूमात को अक्स करते हुए इनका मुआवजा करना है, मालूमात पर आपस में गुफ्तगू करनी है और दोनों मुख्तलिफ असनाफे नसर के तर्ज से तहरीर से आगाही हासिल करनी है। पहला ये है, ये आप पॉज करके वीडियो रीडिंग कर लें, और दूसरी ये पैराग्राफ है या ये मौजू दिया है जो भी है ये आप रीडिंग कर लें। ठीक है। अब इनके जवाब की तरफ चलते हैं। अफसानवी और गैर अफसानवी इक्तबासात का मुआवजा करना है। अफसानवी इक्तबास और गैर अफसानवी इक्तबास। तर्ज तहरीर देख लेते हैं। ये एक बयानिया अंदाज में लिखा गया है जिसमें माजी के हालात वाक़यात को जाती मुशाहिदे और जज्बाती अंदाज में बयान किया गया है, जबकि गैर अफसानवी में मालूमाती तज्जियाती अंदाज अख्तियार किया गया है जिसमें उर्दू जुबान के किरदार और अहमियत पर रोशनी डाली गई है। मुसलमानों के जवाल, दिल्ली की बर्बादी, जामिया मस्जिद की हालत जार और मुसलमानों की परेशानी को पेश किया गया है। मौजू के मुतालिक है ये। और गैर अफसानवी में उर्दू जुबान की कौमी हैसियत, इसके मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक और पाकिस्तानी सकाफत में इसके असरात पर गुफ्तगू की गई है। अफसानवी में अंदाजे बयान अगर देखें तो मंजर कशी, जज्बातियत और किरदारों के जरिए हालात की अक्कासी की गई है जिससे कारी को माजी का दर्द महसूस होता है। और गैर अफसानवी का अंदाजे बयान हकाए का दादोशुमार और तहकीक के हवाले दिए गए हैं। चौथा है कि
दर्ज झैल में मुख्तलिफ नस्ली सनाफ और नावल कहानी के इक्तबास दिए जा रहे हैं। पहला कहानी जबकि दूसरा नावल का इक्तबास है। आप इन्हें पढ़ें और इनके तर्ज तहरीर से आगाह हों कि कहानी किस तरह सादा सहल आम फहम अंदाज में तहरीर की जाती है, जबकि नावल तारीखी हो या रोमानवी, सियासी हो या जासूसी, इसका अपना एक असलूब पेश नजर रखा जाता है। पहली है कहानी, आप इसे पढ़ लें, ये जुगलखोर से ली गई है। और दूसरा मेरा गाँव, यानी जो आप सबक पढ़े हैं इसी में से लिया गया है। ये भी आप पॉज करके रीडिंग कर लें। हम देखते हैं कहानी और नावल के तर्ज तहरीर के मुतालिक। कहानी का तर्ज तहरीर सादगी और इख्तिसार। कहानी का अंदाज सादा और आम फहम है। मुसन्निफ ने सीधे सादे अल्फाज में बात कही है ताकि कारी फौरी तौर पर समझ सके। और नावल का तर्ज तहरीर अगर हम देखें तफसील और पस मंजर, नावल के इक्तबास में मुसन्निफ ने किरदार के माजी और इसके गाँव के हालात को तफसील से बयान किया है, जो कहानी के बरक्स ज्यादा वजाहत तलब है। अगर वाकयाती तसलसल देखें तो कहानी में वाकयात तेजी से आगे बढ़ते हैं, जैसा कि जुगलखोर की बेकरारी और किसान की गैर मौजूदगी में बीवी से बात करने का मंजर। और अगर हम नावल का तर्ज तहरीर में मंजर कशी देखें तो नावल में मकामात हालात की मंजर कशी ज्यादा है, जैसे गांव से गुलबहार तक का सफर, उस्ताद की मेहरबानी का जिक्र। कहानी में किरदारों की सादगी देखें तो किरदारों को बराह रास्त मुतारिफ कराया गया है, जैसा कि जुगलखोर और किसान की बीवी और इनके हालात के दरमियान मुकालमा भी मुख्तसर और वाज़िया है। नावल की किरदार नगारी देखें तो नावल में किरदारों की नफ्सियात, इनके एहसासात को नुमाया किया जाता है। यहाँ रावी ने अपनी कम इल्मी पर शर्मिंदगी और बचपन की यादों को बयान करके कारी को जज्बाती तौर पर शामिल किया है। कहानी का अगर मरकजी नुक्ता देखें तो कहानी का मकसद किसी खास नुक्ते या अखलाकी सबक को उजागर करना होता है। यहाँ चुगलखोरी की आदत नुमाया है। और अगर हम नावल की असलूब की पेचीदगी देखें, नावल का अंदाज ज्यादा पुरअसर और गहराई लिए हुए है। जुमले तवील और ख्यालात को तरतीब देने का अंदाज ज्यादा संजीदा है। अगर हम इन सब का नतीजा देखें तो कहानी का तर्ज तहरीर मुख्तसर, सादा और बराह रास्त है, जबकि नावल में वाकयात की तफसील, किरदारों की गहराई और मंजर कशी पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। कहानी फौरी असर डालती है, जबकि नावल कारी को आहिस्ता आहिस्ता अपनी फजा में ले जाता है। सवाल नंबर 5 और 6 खतूत हैं, जो कि आप उर्दू ग्रामर में भी देख सकते हैं। कहीं भी आप वो खतूत बहुत ही आसान है, इसे मैंने शामिल नहीं किए। आप कहीं से भी किसी भी उर्दू ग्रामर से आराम से देख सकते हैं। सवाल नंबर 7 दर्ज झैल हरूफ की शिनाख्त करते हुए इनके जुमले लिखें। अगर, लेकिन, इसलिए, बल्कि, मिसल, चौंके। हरूफ की शिनाख्त। अगर हरूफ शर्त, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, लेकिन इस्तदराक, अली बहुत ज़हीन है लेकिन मेहनत नहीं करता, इसलिए हरूफ इल्लत, बारिश हो रही थी इसलिए हम बाहर ना जा सके। बल्कि हरूफ इजराब, वो इंसान नहीं बल्कि गधा है। मिसल हरूफ तशबीह, अहमद की बहादुरी शेर की मिसल है। चूंकि हरूफ इल्लत, चूंकि इम्तिहान करीब है इसलिए मैं बहुत मसरूफ हूँ। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने पैरों को रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।